हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहेलिया वंशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नावल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। तो चलिए अपने नावल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 7 पार्ट 1 यीलिंग। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस रोजीला बीजिंग में कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट पर अपॉइंट हुई थी, क्योंकि बीजिंग में कुछ ज़्यादा ही मौतें हो रही, इसलिए मिस रोजीला को प्रेसिडेंट ने खुद अपॉइंट किया था और मिस रोजीला को लीड मिली थी, या कह लो तो इस केस की पहली कड़ी मिल गई थी, जो कड़ी थे डिस्ट्रॉयर। और डिस्ट्रॉयर के बारे में जानने के लिए ही मिस और उनकी टीम यीलिंग जा रही थी। और यहाँ विंग अपने कमरे में सोया हुआ था, पर जब वो सो रहा था उसे ऐसा फील हुआ कि उसे कोई देख रहा है लगातार, और उसे उसी अल्फ़ा के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील हुए, जो अल्फ़ा उसे हर वक्त देखता रहता है। विंग की सांसें हैवी हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, जैसे ये फेरोमोन्स उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, न जाने क्यों। विंग ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वही डार्क गोल्डन आइज उसे देख रही थी। विंग ने कहा, तुम 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 कौन हो? पर सामने वाला पर्सन जो डिस्ट्रॉयर थे, डिस्ट्रॉयर ने कुछ नहीं कहा। वो विंग की आंखों में देख रहे थे, पर वो कुछ कह ही नहीं रहे थे। विंग इतना डर गया था कि उसने जल्दी से उस साइड टेबल लैंप को ऑन किया, और जब उस पर्सन की तरफ देखा तो वो पर्सन वहाँ नहीं था, जो उसके बेड के पास बैठा हुआ था। ये देखकर विंग ने अपनी डरी हुई आंखों से अपने कमरे के चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाया, पर वो पर्सन उसे दिख ही नहीं रहा था। पर एक जगह विंग की आंखें जाकर टिक गई, वहीं उसी जगह जहां उसने इस पर्सन को पहली बार देखा था, अपने कमरे में उसी खिड़की के पास वही पर्सन खड़ा था और विंग को लगातार देखे जा रहा था अपने डार्क गोल्डन आईज से। न जाने इन आंखों में क्या था कि विंग इन आंखों को देखकर बहुत कमज़ोर फील कर रहा था। उसके पैर नम पड़ गए थे और वो अंदर से जैसे हिल सा गया था, जैसे इस पर्सन की आंखें उसके सोल के अंदर झाँक रही हैं, उसके अंदर झाँक रही हैं, न जाने क्या उसके अंदर देखने की कोशिश कर रही हैं। डिस्ट्रॉयर के गोल्डन आइज को देखकर विंग डर गया था बहुत ज़्यादा, और विंग की वो डरी हुई आंखें बस डिस्ट्रॉयर को देख रही थी। विंग अपने बेड से उतर गया और वो दरवाजे की तरफ उल्टे पैर पीछे की तरफ जाने लगा। विंग ने कहा, देखो, तु, 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 तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, तुम वही हो ना जिससे मैं टकराया था कल? कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और तुम पीछे करते करते मेरे घर तक पहुंच गए। देखो ये ना ठीक नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ठीक, जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। पर विंग ने देखा उसकी बातों का उस पर्सन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पर्सन तो और तेज कदमों से विंग की तरफ बढ़ने लगा, और विंग ने कहा, रुको रुको रुको, वहीं रुक जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? दूर रहो, आगे मत बढ़ना। पर उस पर्सन पर विंग की बातों का कुछ असर नहीं पड़ा था। वो पर्सन बस आगे बढ़े जा रहा था, और विंग उस पर्सन को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, रुको, वरना मैं डैड को बुलाऊंगा। मैं ना डैड को बुलाऊंगा, और डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले मैं चिल्लाऊं, तुम चले जाओ, ठीक है? तुम जाओ, प्लीज जाओ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। और यहाँ डिस्ट्रॉयर के कदम और तेज हो गए थे। वो अपने तेज कदमों से ही विंग की तरफ बढ़े, और ये देखकर विंग जो है उसने अपने कदम और भी ज़्यादा पीछे ले लिए। पर पीछे होते होते विंग उस दरवाजे से टकरा गया। उसने कहा, डिस्ट्रॉयर ने विंग के दोनों तरफ अपने हाथों को रख लिया और उसकी फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम मुझे पागल कर रहे हो।
ये सुनकर तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था उस पर्सन के इतने डार्क वॉइस सुनकर, इतनी डीप वॉइस सुनकर। विंग ने चिल्लाया, आ मॉम, डैड। और ये सुनकर तो जैसे डिस्ट्रॉयर अपने होश में आ गए थे और वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। वो पीछे हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और यहाँ विंग ने जब देखा वो पर्सन विंग से दूर हो गया तो विंग ने जल्दी से दरवाजे को खोला और वो रूम से बाहर भाग गया। भागते भागते उसने पीछे पलट के देखा, वही पर्सन अभी भी विंग को देखे जा रहा था अपने गोल्डन आइज से। और ये देखकर तो विंग और भी ज़्यादा डर गया। और यहाँ विंग मॉम डैड चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा था मैडम यू और जंग फैमियांग के कमरे की तरफ। विंग की इतनी तेज आवाज़ सुनकर जंग फैमियांग और मैडम यू अपने रूम से बाहर आ गए। उन्होंने दौड़ते हुए विंग को देखा। मैडम यू ने कहा, विंग क्या हुआ? और यहाँ विंग कुछ कहने की हालत में था ही नहीं। उसने तो डायरेक्ट मैडम यू की तरफ जंप ही लगा दिया। उसने मैडम यू को कसकर हक्का लिया तो उसने कहा, मॉम मॉम मुझे बचा लो मॉम, वो मेरा पीछा कर रहा है मॉम, मॉम वो मेरे कमरे में है। मैडम यू तो शॉक हो गई थी, कौन आगे पीछा कर रहा है, कौन कमरे? मैडम यू ने कहा, विंग बताओ मुझे क्या हुआ? जैसा विंग ने कहा, क्या कौन है तुम्हारे कमरे में? विंग क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हारा पीछा कर रहा था। विंग ने कहा, हाँ वो मेरे पीछे कर रहा था, वो मेरे पीछे कर रहा था, वो मेरे कमरे में डैड। जंग फैमियांग ने कहा, कार्ड्स। जंग फैमियांग ने सारे कार्ड्स को बुलाया और सारे कार्ड्स उसी वक्त जंग फैमियांग के सामने थे। जंग फैमियांग ने गुस्से में कहा, तुम सब कहाँ मर गए थे? मेरे बेटे के कमरे में एक आदमी है, ढूंढो उसे। सभी गार्ड्स ने विंग के कमरे में उस पर्सन को ढूंढा पर वो पर्सन वहाँ था ही नहीं। जंग फैमियांग ने अपने हाथ में एक गन ले रखी थी कि जहाँ वो पर्सन मिले वहीं उसको शूट कर दे, क्योंकि जंग फैमियांग अपने ओमेगा बेटी के लिए कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हैं। पर वो पर्सन उन्हें मिल ही नहीं रहा था जिसे वो ढूंढ रहे थे। एक गार्ड ने आके कहा, मास्टर यहाँ कोई नहीं है, हमने सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए हैं, मेंशन के अंदर कोई नहीं आया और ना ही कोई गया। ये सुनकर जंग फैमियांग ने अपने माथे को रब किया और कहा, अच्छा जाओ अपने जगह। और फिर जंग फैमियांग विंग की तरफ पलटे जो उसी रूम में था, उसी रूम के दरवाजे के पास था, मैडम यू को हक किए हुए, और वो रो रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज़ जंग फैमियांग को आ रही थी। आखिर वो डर जो गया था उस पर्सन को देखकर। आखिर वो पर्सन काले लिबास में था और उसकी गोल्डन आइज बस उसे ही देख रही थी। विंग को अभी भी उसकी वो गोल्डन आइज दिख रही थी, जिसे याद करते ही विंग ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से एक आंसू बह गया और उन्होंने मैडम यू को कसकर हक कर लिया था। मैडम यू ने कहा, विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ। जंग फैमियांग विंग की तरफ आए। उन्होंने कहा, विंग यहाँ कोई नहीं है। विंग ने कहा, नहीं वहाँ था, वो वहाँ खड़ा था, मुझे देख रहा था डैड, मुझे देख रहा था। जंग फैमियांग ने कहा, विंग बेबी मेरी तरफ देखो मेरी तरफ, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। विंग ने कहा, नहीं मैंने सपना नहीं देखा, वो था। जंग फैमियांग ने कहा, अच्छा ठीक है तुमने सपना नहीं देखा, चलो सो जाते। विंग ने कहा, नहीं 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 मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगता है। फिर आ गया तो जंग फैमियांग ने कहा, ठीक है तो तुम हमारे कमरे में सो जाओ, मॉम डैड के साथ सो जाओ। विंग ने कहा, मैं मॉम के पास सोऊंगा। और विंग जंग फैमियांग और मैडम यू के बीच में सो गया था। विंग ने टाइटली मैडम यू को हक किया हुआ था और जंग फैमियांग विंग के माथे से वो बाल हटा रहे थे और उसके माथे को सहला रहे थे। उन्होंने कहा, कोई नहीं है। और जंग फैमियांग ने अपने स्मूदिंग अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जिससे कि उनका बच्चा आराम से सो जाए। मैडम यू ने कहा, क्या इसने ये सपना देखा था? जंग फैमियांग ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। मेंशन में इतनी हाई सिक्योरिटी होते हुए अंदर कोई कैसे आ सकता है? सपना ही होगा। और यहाँ डिस्ट्रॉयर उस दरवाजे के पास खड़े होकर विंग को देख रहे थे। शायद उन्हें कोई देख नहीं सकता था पर ये पर्सन, ये जो ओमेगा है, उन्हें देख सकता था, पर वो अभी सोया हुआ है। डिस्ट्रॉयर को इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची। उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठा था जब उन्होंने इस छोटे से ओमेगा के आंखों में अपने लिए डर देखा था। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। उसे छूना चाहते थे, उसके आंसुओं को पोंछना चाहते थे,
पर वो ऐसा कर ही नहीं पाए। उनके हाथ आगे बढ़े ही नहीं उस पर्सन के आंसू को पोंछने के लिए, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉयर है। वो किसी को कैसे छू सकते हैं? उनके हाथ तो उस वक्त भी आगे नहीं बढ़े थे जब विंग सोया हुआ था और वो उसके फेस पर हाथ रखना चाहते थे। उनके हाथ बीच रास्ते में ही रुक गए थे, पर वो बस विंग को देख रहे थे। वो कितना सोते हुए कितना खूबसूरत लगता है, किसी छोटे बच्चे की तरह लगता है। पर इस खूबसूरत से चेहरे के ऊपर अभी डर है जो डिस्ट्रॉयर देख सकते थे। डिस्ट्रॉयर ने विंग को देखते हुए कहा, तुम मुझे पागल कर रहे हो। तुम्हारे इन आँखों में आंसू को देखकर आखिर मेरे सीने में ये दर्द क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? कौन हो तुम? उस ग्लोब में से देखते हुए उस फोरहेड रिबन वाले लेडी ने स्मित करते हुए कहा, ये आपको जल्दी ही पता चलेगा डिस्ट्रॉयर। दूसरी लेडी ने कहा, जिसने अपने फोरहेड पर फोरहेड रिबन नहीं बांधा हुआ था, उसने कहा, हाँ जल्दी ही पता चलेगा, पर जब डिस्ट्रॉयर अपनी सच्चाई से रूबरू होंगे तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। पर जानना ये है कि क्या लाइफ कभी डिस्ट्रॉयर को माफ़ कर पाएंगी? ये सुनकर शॉकिंगली उस फॉरेन रिबन वाली लेडी ने उस दूसरी लेडी को देखा और कहा, क्या? उस दूसरी लेडी ने उस फॉरेन रिबन वाली लेडी को देखते हुए कहा, हाँ डिस्ट्रॉयर पछताएंगे, पर क्या लाइफ डिस्ट्रॉयर को कभी माफ़ कर पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब लाइफ अपने असलियत को जानेंगी तो क्या वो डिस्ट्रॉयर को कभी माफ़ कर पाएंगी? लाइफ को अपनी सच्चाई जाननी होगी, उनके सामने ये सच लाना होगा कि वो कौन है, उनका वजूद क्या है, उनकी असलियत क्या है और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों उन्हें बचाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं? क्यों किस्मत उन्हें मारना चाहती है? क्यों ये जंग की तैयारी चल रही है? आखिर क्यों? बिना लाइफ के कुछ जाने हमें कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी लेडी ने कहा, हाँ कुछ हासिल नहीं होगा, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर को और लाइफ को एक दूसरे के करीब लाने के। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, लाइफ अपनी असलियत को जानेंगी तो क्या होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि किस्मत इतना बड़ा खेल खेलेगी इन दो गॉड्स के खिलाफ। पहला वो है जिसे अपना मेट नहीं चाहिए, वो इंसानों से नफरत करता है, और दूसरा वो अपनी असलियत से रूबरू है ही नहीं। इस बार किस्मत ने क्या खेल खेला है जिसके सामने सारे गॉड्स झुक गए। दूसरी लेडी ने कहा, नहीं हम झुके नहीं, हम झुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम झुक गए तो इनका क्या होगा। और फिर उस लेडी ने उस ग्लोब में से विंग को देखा जिसकी आंखें टूट रही थी। उसने स्माइल किया, अब बहुत खूबसूरत है लाइफ। विंग उस बेड पर उठ के बैठ गया था और उसने अपने आँखों को मला। उसने कहा, कितने बजे हैं? ये इतना शोर क्यों हो रहा है? विंग जल्दी से उस बेड से उठ गया और वो अपनी आंखें मलते हुए उन सीढ़ियों से नीचे आने लगा। पर आधी सीढ़ी भी वो रुक गया क्योंकि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें गईं। सामने मैडम यू थी और उनके पीछे जियांग फैमियांग बहुत लाचार लग रहे थे, और मैडम यू बहुत भड़की हुई लग रही थी, और मैडम यू के सामने जंगशा और यालनी थे। मैडम यू ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने जियांग्स के नाम को मिट्टी में मिला दिया है, नाक कटा दी है हमारी। आज तक जियांग्स कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं गए और तुम दोनों की वजह से हमें पुलिस स्टेशन में कदम रखना पड़ा। यही दिन देखना बाकी रह गया था बस। क्यों मारा था तुमने मेरे को? यानी बताओ मुझे, वरना तो आज मैं तुम्हारी पैर तोड़ दूंगी तुम्हारी। क्यों मारा था तुमने मेम्या को? यानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम वो विंग के साथ डेट पर गई थी इसलिए मैंने मारा। मैडम यू ने कहा, क्या? यानी क्या हुआ अगर वो विंग के साथ डेट पर गई थी तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ता है?
विंग एक ओमेगा है, वो एक अल्फा है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो डेट पे जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें मानने वाली कौन सी बात थी? विंग 18 साल का हो गया, क्या हुआ उसने अपना अल्फा चूज़ किया तो? जंक्शन ने कहा बात? मोहम इतनी बड़ी बात है, विंग उसके साथ मिम्या के साथ उस कमीनी के साथ डेट पर गया था। ये सुनकर मैडम यू के कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? क्या 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 कहा तुमने? तुम अब गाली भी देने लगे हो? अब्यूसिव वर्ड्स, तुम दोनों को मैंने मना किया था ना कि कोई अब्यूसिव वर्ड्स नहीं बोलोगे। तुम दोनों तो सीधे पिटाई करके मार पिटाई करके आए हो। तुम दोनों को तो आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक के टांगे तोड़ दूंगी। फैमियांग, कहाँ है इन दोनों के बेसबॉल बैट? कहाँ है? जिसे इन्होंने मारा था ना, उसके क्या नाम है उसके? लू 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 जंक्शन ने कहा लूकस। मैडम यू ने कहा हाँ हाँ लूकस। तुमने उसके पैर तोड़े थे ना? किसने तोड़ा था? किसने मारा था उसके पैर पे? बोलो। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। किसने मारा था तुम दोनों में से? बताओ मुझे तो। जंक्शन ने कहा मैंने वो मारा था। मैडम यू ने कहा बता तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बहुत महान काम करके आए हो। तुम दोनों को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को तो आज मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम दोनों को मैंने मना किया था। मैंने लास्ट वार्निंग दी थी कि तुम दोनों कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, पर तुम तो पूरे के पूरे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को लेके गए थे मैम्या को मारने। याली ने कहा मैम आप सिर्फ हमें ही कह रहे हो, उनका ग्रुप भी था, वो लोग भी आए थे मारने। मैडम यू ने कहा शुरुआत पहले तुमने की थी, पूरी पब्लिक ने देखी थी। मैम्या बीच सड़क पर तुम गुंडों की तरह लड़ रहे थे, बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था और ऊपर से तुम उसी को पीटे जा रहे थे। उसके हाथ में कितने ज़्यादा कांच लगे थे, उसके शरीर में कितने ज़्यादा कांच थे। उसकी मदद करने के बजाय तुम दोनों से पीट रहे थे। लोगों ने वीडियोस बना लिए थे और तुम दोनों जेल में थे। याली ने बुनबुनाते हुए कहा और आपने हमें छुड़ाया कहाँ? एक दिन के लिए हमें शेल में बंद करवा दिया था, छुड़ाया तक नहीं। मैडम यू ने कहा क्या कहा तुमने? जोर से बोलो तो, क्या कहा तुमने? याली जंग फैमियांग ने कहा यू रुको। बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे, ये उम्र है लड़ाई झगड़ा करने की। मैडम यू ने जंग फैमियांग की तरफ पलट कर कहा तुम ही सबको बढ़ावा देते हो और ये इन दोनों को तो मैं सेल से बाहर निकलवाती ही नहीं। रहते एक हफ्ते तक जेल में। तुम्हारी इस डैड की वजह से ना मुझे तुम दोनों को छुड़ाना पड़ा, वरना मैं तुम दोनों को सिर्फ एक रात के लिए नहीं, पिछले एक हफ्ते के लिए तुम्हें उस जेल में बंद करवाने के चक्कर में थी। पर ये तुम्हारा डैड मेरी सुनता कहाँ है? रहते एक हफ्ते के लिए जेल में, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आती। जंग फैमियांग ने कहा यू को देखते हुए यू बस करो, बच्चे हैं। मैडम यू ने गुस्से में कहा बच्चे हैं, मार पिटाई करके आए हैं, गुंडागर्दी करके आए हैं दोनों के दोनों। सब कॉलेज कम था कि सब सड़क पर झगड़ा करने लगे हैं। आज तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। निकलो मेरे घर से बाहर, दफा हो जाओ यहाँ से, शकल मत दिखाना तुम दोनों के दोनों, अपना बाहर जाओ। जैसे ही विंग ने सुना, विंग दौड़ते हुए आया और उसने कहा मॉम 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 आप ये कैसे कर सकते हो? ये आवाज़ सुनकर जैन फैमिया और मैडम यू ने उस तरफ देखा। मैडम यू ने कहा ये कब उठ गया? और मैडम यू ने अपने सिर पर हाथ रखे उस सोफे पे बैठ गई। मैडम यू ने कहा ये अब इन्हें पनिश नहीं करने देगा। और यहाँ जंग फैमिया बहुत खुश हो गए थे। अब उनकी वाइफ कुछ नहीं कर सकती। विंग के सामने मैडम यू कुछ नहीं कर पाती हैं, वो इमोशंस में बह जाती हैं बस विंग को देखकर। और जंग फैमिया के साथ साथ चक्षुयाली भी खुश थे, क्योंकि वो जानती हैं उनका प्रोटेक्टिव शील्ड आ गया है, वरना तो उन दोनों की खैर नहीं थी। और वैसे भी जंक्शन के अल्फाज जो हैं कभी भी मैडम यू के सामने आए नहीं, क्योंकि वो तो जंक्शन से भी ज़्यादा डरते हैं। विंग दौड़ते हुए आया और उसने सीधे यानी को हक लिया और कहा मॉम मैं तुझे काका को नहीं जाने दूंगा। आप उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती मॉम, प्लीज मॉम। मैडम यू ने कहा विंग बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उठ गए? आज तो तुम बेबी बहुत जल्दी उठ गए। विंग ने कहा हाँ मॉम मैं जल्दी उठ गई, वो सो रहा था ना तुम्हें। मैडम यू ने कहा मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि ये सो रहा है। भला रात को ये दोनों गधे घर पे नहीं थे, वरना ये तो पूरा शहर सिर पे उठा लेते कि विंग के कमरे में कौन आदमी घर पे घुसा था, क्योंकि ये दोनों को तो अकल नहीं है। विंग ने सपना देखा था। अच्छा ये दोनों जेल में ही थे। विंग ने कहा पर मॉम आप जीजे और गागा को मुझसे दूर नहीं कर सकते, आप उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और विंग ने कहा विंग बीबी कौन किसी घर से बाहर निकल रहा है? कोई किसी घर से बाहर नहीं निकला है। विंग ने कहा मैडम यू की तरफ देख के सच्ची मॉम आप नहीं निकालोगे? मैडम यू ने कहा हाँ
मैं क्यों निकालूंगी भला अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है बीबी, तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है ना, जाओ ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नूडल बनाती हूँ, ठीक है, स्पाइसी नूडल। विंग ने कहा यस मॉम। फिर विंग जाने लगा वहाँ से। विंग ने कहा एक पलट कर, नहीं नहीं नहीं, गगा और सीजे भी मेरे साथ जाएंगे। मैडम यू ने कहा विंग वो तो ना छुट्टी पे हैं, वो तो ना बाद में आएंगे, ठीक है, कल से जाएंगे तुम्हारे साथ कॉलेज में, अभी तुम जाओ। विंग ने कहा नहीं नहीं सीजे, सीजे आप मेरे साथ चलो, चलो आप सीजे। और विंग वहाँ से जंक्शन आदमी को खींच के वहाँ से ले जाने लगा। और याली ने पीछे पलटकर मैडम यू को देखा और उसने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा ही बाय मॉम। मैडम यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा तुम तो खराओगी ना, तब मैं बताती हूँ तुम्हें ये सुनकर। याली ने कहा चलो 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 विंग, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और जंक्शन ने कहा बस बस विंग, मैं बस यही सुनना चाहता था कि तुम कब आओगे, कब आओगे। मैडम यू ने गुस्से में जंग फैमिया को देखा और कहा फैमिया तुम मुझे बता नहीं सकते थे, तुम मुझे रोक नहीं सकते थे इतने जोर जोर से चिल्लाने से कि विंग उठ जाएगा, एक बार तुम्हें मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए था। जंग फैमिया ने कहा ओ अच्छा सॉरी यू, मैं तो भूल गया था विंग घर पे ये वो कॉलेज नहीं गया अभी तक। जंग फैमिया ने भुनभुनाते हुए कहा मैं क्यों बताता, पता चला तुम मेरे दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती, मैं क्या करता, मेरे पास कहाँ चलता तुम्हारे ऊपर। मैडम यू ने कहा क्या क्या कहा तुमने, क्या भुनभुना रहे हो तुम फिर से, तेज से बोला करो, मुझे धीमे धीमे भुनभुनाना पसंद नहीं। जंग फैमिया ने कहा मैंने मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। और यहाँ उस सिटिंग रूम में सभी मेट्स खड़े होकर ये देख रहे थे। मैडम का सच में विंग के सामने कोई भी बस नहीं चलता। और जंग फैमिया जनशाया ने कहा मैडम यू के सामने कोई बस नहीं चलता। मैडम यू ने गुस्से में कहा हटो यहाँ से, मुझे विंग के लिए नूडल्स बनाने जाना है। ये कहकर मैडम यू सोफे से उठ गई। जंग फैमिया ने कहा यू जा रही हो तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना लाना। मैडम यू ने कहा नहीं बनाऊंगी, और सपोर्ट करो अपने दोनों बच्चों का, जैसे तुम हो वैसा ही वो दोनों हैं। जंग फैमिया ने मैडम यू के पीछे पीछे जाते हुए कहा मैंने क्या किया यू, मैंने क्या किया यू, रुको तो, मैंने क्या किया, मुझे एक कप कॉफी तो दे दो। मैडम यू ने कहा नहीं दूंगी, और तुम सब बनाना मत इसके लिए, ये चाय ऐसे ही ऑफिस। फैमियंग ने मैडम यू के पीछे जाते हुए कहा यू। विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था न्यूज़न के बिल्कुल बगल में। आज विंग बिल्कुल टाइम से ही अपने कॉलेज पहुंचा था और वो जंक्शन के साथ आज कार से ही आया था, क्योंकि उसे अपने मॉम के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। क्या पता उसकी मॉम उसके गगा और सीजे को घर से बाहर निकाल दे, तो उसके जाने के बाद इसी वजह से वो जंक्शन का हाथ पकड़कर पूरी कार भर में अपने कॉलेज तक पहुंचा था। और विंग अपनी क्लास में बैठा हुआ था। लैन को लैन लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, तुम सभी के सभी अपने नोट्स दिखाओ मुझे, जो मैंने करवाया था, मैंने बोला था कि ये टॉपिक करके आना। विंग ने कहा कौन सा टॉपिक। फिर उसने न्यूसेंग के कान में कहा न्यूसेंग सर कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। न्यूसेंग ने कहा व्हाट विंग, क्या तुम अपना होमवर्क नहीं करके आए हो जो सर ने टॉपिक दिया था करने के लिए। विंग ये मत कहना कि तुम नहीं किए हो। विंग ने कहा कौन सा। न्यूसेंग ने कहा व्हाट विंग, तुम अपना होमवर्क नहीं किए, आज तो तुम गए। विंग ने कहा क्या कुछ दिया था क्या। और विंग धीरे धीरे उस डेस्क के नीचे घुसने लगा था कि कहीं वो फंस ना जाए, उसे फिर से पनिशमेंट नहीं मिल जाए। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स को ले जाकर लैन को दिखाया और फिर विंग के पार गए। विंग जा ही नहीं रहा था। न्यूसेंग ने कहा विंग जाओ, विंग जाओ। न्यूसेंग हिला हिला कर कह रहा था। विंग ने कहा क्या दिखाऊं मैं, भाई ब्लैंक कॉपी तो दिखा नहीं सकता ना। लैन ने कहा वी वुशॉन तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं। विंग झटके से खड़ा हो गया। उसने कहा सर सर वो क्या है ना, मैंने लैन ने विंग के शक्ल को देखकर कहा ये मत कहना विभूषण कि तुमने अपने टॉपिक को दिया था, तुमने उस टॉपिक को नहीं किया। विंग ने कहा सर वो क्या है ना सर मुझे आपने पनिशमेंट दी थी तो मैं उस वजह से नहीं कर पाया। ये सुनकर लैन भड़क गए तो उन्होंने अपने डेस्क पर उस बुक को रखते हुए कहा क्या। लैन ने इतने तेज से उस बुक को पटका था कि उस बुक के पटकने की आवाज़ उस पूरे क्लास में गूंज गई थी और विंग फ्लिंच कर गया। तुम जैसे बच्चे बहाना ढूंढते हैं, बस तुम्हारा वो पनिशमेंट सिर्फ कॉलेज तक ही रहता है, तुम्हारे घर तक तो नहीं जाता है ना, जो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। विंग ने कहा सर मैं भूल गया था, बहुत थक गया था। लैन ने कहा तुम्हारे बस बहाने हैं होमवर्क ना करने का, मुझे मेरे ऑफिस में मिलना तुम, समझ गए। विंग ने कहा सर। लैन ने कहा शट अप,
वरना मैं तुम्हें इस क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बैठो अपने सीट पर। ये सुनकर विंग अपनी सीट पर बैठ गया था मुंह बनाकर। उसे पूरी क्लास दिख रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था, सभी उसे सिंपैथी की नज़रों से देख रहे थे। सच में इतना बड़ा टॉयलेट साफ करना है, विंग भूल गया होगा, थक गया होगा, पर नहीं, इन्हें तो बस पनिशमेंट देने के बहाने चाहिए। सब जानते हैं लैन कुरैन के ऊपर जिसकी नज़र पड़ जाती है वो उसे पनिशमेंट देने के बहाने ढूंढते हैं। कुछ देर के बाद लैन कुरैन की क्लास खत्म हो चुकी थी और विंग लैन कुरैन के सामने खड़ा हुआ था। सभी बच्चे लैन कुरैन के ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि लैन कुरैन आखिर क्या सजा देंगे विंग को। और यहाँ यानी की हालत ख़राब हो रही थी। उसने सुना कि विंग को फिर एक बार फिर पनिशमेंट मिली है। आखिर क्यों? उसके लिटिल ब्रदर को ही क्यों? अरे अमम्या, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, पर वो भी उधर थी। वो कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी ब्यूटी ने फिर से क्या गलती कर दी, ये बुढ़ा उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और यहाँ वेंटिंग मेम्या को देखकर हंस रही थी। उसने कहा तू बहुत फनी लग रही है मेम्या, लंगड़ाते हुए। अच्छा हुआ यानी ने बहुत लगता है जोर से तुम्हारे पैर पे मारा है। यानी ने कहा शट अप, एक मुक्का मैं तुम्हें भी दूंगी अगर तुम चुप नहीं हुई तो। शांत रहो, मुझे सुनने दो। और यानी अंदर हो रहे बातों को सुनने लगी। लैन कुरैन ने कहा तुमने फिर से एक और रूल तोड़ा, इस बार तो तुम्हें बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तुम इन सारे इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करोगे क्योंकि मेरा असिस्टेंट नहीं आया है। तो तुम मिस्टर जिन के बदले इन सारे इनविटेशन लेटर्स को प्रिंट करोगे। विंग ने कहा ओके सर। लैन कुरैन ने कहा अब जाओ। विंग वहाँ से जाने लगा। लैन कुरैन ने कहा रुको, मैंने वहाँ जाने के लिए नहीं कहा कि तुम बाहर जाओ। तुम अभी से इन सारे इनविटेशन लेटर्स को प्रिंट करोगे। वहाँ जाओ मिस्टर जिलिंग की जगह पर, ठीक है। और फिर वहाँ विंग बैठ गया था। विंग ने कम से कम 50 से भी ज़्यादा इनविटेशन लेटर को टाइप किया। विंग ने लैन कुरैन से कहा सर अब तो लंच भी बीत गया है, अब क्या मैं यहाँ से जाऊँ? लैन कुरैन ने कहा तुम्हारा काम ख़त्म हुआ? विंग ने कहा नहीं। लैन कुरैन ने कहा तो कंटिन्यू, जब तक तुम आज अपने काम को ख़त्म नहीं करोगे तुम यहाँ से जाओगे नहीं। और यह विंग को करते करते दोपहर से शाम हो गई और अब विंग के हाथ भी थक गए थे। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसे भूख भी लग गई थी और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। लैन कुरैन अपनी सीट से उठे, वो कुछ फाइल्स को चेक कर रहे थे। इसी वजह से शायद आज उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो गई और कॉलेज भी बंद हो गया, फिर भी यहाँ है। लैन कुरैन ने खड़े होते हुए कहा आज तो बहुत लेट हो गया, टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं। और लैन कुरैन ने अभी तक विंग को नोटिस ही नहीं किया कि विंग अभी तक उन्हीं के ऑफिस में है और वो अभी तक टाइपिंग कर रहा है। उनका ध्यान ही नहीं किया। और फिर उन्होंने उस फाइल को उठाया और उन्होंने उस फाइल को अपने अलमीरा में रखते हुए पीछे पलटा तो उन्होंने देखा वहाँ विंग बैठा हुआ था और वो अभी भी टाइपिंग कर रहा था। लैन कुरैन ने कहा विवशाप तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? विंग ने अपनी नज़रें उठाकर लैन कुरैन की तरफ देखा तो लैन कुरैन ने देखा विंग के आंखों में तो मोटे मोटे आंसू थे। विंग ने कहा सर आप ही ने तो कहा था जब तक मैं इन सारे इनविटेशन लेटर्स को टाइप नहीं कर लूँगा तब तक मैं कर नहीं जा सकता। लैन कुरैन ने कहा पर 6 बज गए हैं, तुम अभी तक क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए था ना, मैंने कहा था तुमसे। विंग ने कहा नहीं आपने नहीं कहा। लैन कुरैन ने कहा अच्छा मैंने नहीं कहा था क्या? चलो अच्छा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा क्या? फिर विंग ने कहा नहीं 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 सर मैं ना चला जाऊँगा खुद से, मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दूँगा वो आ जाएंगे। लैन कुरैन ने विंग को घूरते हुए कहा मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और वैसे भी तुम एक ओमेगा हो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, चलो यहाँ से। और विंग ना चाहते हुए भी लैन कुरैन के कार में बैठकर उसे अपने घर जाना पड़ा। जैसे ही विंग घर में पहुंचा तो कार की आवाज़ सुनकर मैडम यू दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा विंग तुम्हें आज इतना लेट कैसे हुई? मैंने सुना तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिली है। विंग ने कहा हाँ मिली है ना। जंगशा ने कहा ये खूसट बुड्ढा मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ रात हो चुकी थी और उसी पुराने पैलेस में वही 2 लेडीज़ अपनी चेयर पर बैठी हुई थी जिसके एक के माथे पर फोरहेड रिबन था और दूसरे के नहीं था। और उन दोनों के सामने ही 2 पर्सन थे जिन दोनों के माथे पर ही फोरहेड रिबन थे। एक पर्सन जिसके माथे पर फोरहेड रिबन था और वो उन दोनों ही लेडीज़ के सामने खड़ा हुआ था, उसने कहा वो थोड़ा बूढ़ा था। लॉर्ड लाइनिंग
लॉर्ड बाउसेसरन। ये कहकर उन दोनों ने ही इन सामने वाली लेडीज़ को बो किया और लैनी ने नोट किया और वो दोनों पर्सन खड़े हो गए। लैनी ने कहा, कहिए मास्टर लैन, आप यहाँ क्यों आए हैं? लैन कुरैन ने कहा, वजह तो आप बहुत अच्छे से जानती होंगी लॉर्ड, क्योंकि आपने सबका भविष्य देखा ही है, तो डिस्ट्रॉयर का भी आपने देखा ही होगा। मैं बस इतना जानना चाहता था कि लाइफ कहाँ है? बाउसेसरन ने कहा, ये तो किसी को भी नहीं पता। वाइट फेरी लैंसचैन ने कहा, पर लॉर्ड बाउसेसरन, लॉर्ड लैनी, आपको तो पता होगा ना कि लाइफ कहाँ है। जब तक हम लाइफ को ढूंढ ही नहीं पाएंगे तब हम लाइफ को सेव कैसे कर सकते हैं? उनकी जान खतरे में है। आपने तो सब कुछ देखा हुआ है, वर्तमान से लेकर भविष्य तक। बाउसेसरन ने कहा, हाँ देखा है, पर अगर हम बता देंगे तो ये होगा कैसे? जो होने वाला है वो बदल जाएगा अगर हमने बताया। लैन कुरैन ने कहा, पर क्या बस आप हमें इतना बता सकती हैं कि लाइफ ने जन्म लिया है या नहीं? लैनी ने नोट किया, जिसे देखकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लैन कुरैन ने कहा, क्या क्या उन्होंने जन्म ले लिया? सिचैन, लाइफ ने जन्म ले लिया। लैन कुरैन ने कहा, शुक्रिया 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 हमें बताने के लिए। लैन कुरैन ने कहा, पर वो है कहाँ? मतलब उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? लैनी ने कहा, क्या पता। लैन कुरैन ने कहा, पर लॉर्ड, अगर लाइफ ने जन्म ले लिया है तो उन्हें हमें ढूंढना होगा। हमें उसी जगह उन्हें ढूंढना होगा जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। इतने वक्त से हम लाइफ को ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। सालों बीत गए हैं हमें लाइफ को ढूंढते हुए, पर लाइफ हमें मिल ही नहीं रहे। ब्लूम फेरी मिस्टर जिन ने बताया कि मौतें और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। वैसे जिनलिंग आज इसी वजह से छुट्टी पे था और विंग को उसकी जगह लेनी पड़ी थी। लैन कुरैन ने आगे कहा, और सबसे ज़्यादा मौतें बीजिंग में हो रही हैं। लॉर्ड बाउसेसरन, बस हम ही लाइफ को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं लाइफ को। आप तो ये जानते ही हैं। और उन्होंने तो वेस्ट बीजिंग में तो अपनी सेना भी तैयार कर रखी है और वो सेना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ह्यूमंस को मार के ही जंग की तैयारी की जा रही है। लॉर्ड, हमें लाइफ को ढूंढना ही होगा, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जंग हम नहीं जीत सकते बिना लाइफ के। लॉर्ड बाउसेसरन ने कहा, सही कहा, बिना लाइफ के हम ये वॉर नहीं जीत सकते। जीत भी कैसे सकते हैं? आखिर ये वॉर हेवन और हेल के बीच में है, तो बिना लाइफ के ये वॉर जीतने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वॉर भी तो उन्हीं के लिए हो रही है। लैन कुरैन ने कहा, हाँ, हेवन और हेल के बीच ये वॉर हो रही है लाइफ के लिए, जो किस्मत लड़वा रही है, क्योंकि लाइफ को तो मरना है और ये हम होने नहीं दे सकते। पर क्या लॉर्ड बाउसेसरन, हमें आप बता सकते हैं लाइफ कब हमारे सामने होंगी? लैनी ने सुनकर शक्ल करते हुए कहा, जल्दी, वो जल्दी आपके सामने होंगी एंजल लैन, और जब वो आपके सामने होंगी तो आपको शौक लगने वाला है। लैन कुरैन ने कहा, क्या मतलब है आपका? लैनी ने कहा, आप जा सकते हैं। लैन कुरैन ने कहा, जी, और फिर उन्होंने डीप बो किया लैनी को और फिर लैन कुरैन और लैंसचैन वहाँ से जाने लगे। लैनी ने कहा, एंजल लैन, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा कम पनिशमेंट दीजिए, उन पर रहम करिए, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। लैन कुरैन ने पीछे पलट कर कहा, क्या? लैंसचैन और लैन कुरैन को कुछ समझ में नहीं आया, मतलब क्या है लॉर्ड का? आज के लिए बस इतना ही। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि लैन कुरैन, लैन बांगजी, लैंसचैन और लैनी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये सब बस लॉर्ड, फेरी और गॉड्स हैं। इनमें आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। और लॉर्ड बाउसेसरन जो है और लॉर्ड लैनी, उनका पोजीशन सबसे बड़ा है हेवन में, और उसके बाद गॉड्स का पोजीशन सबसे बड़ा होता है। हाँ, इस दुनिया में गॉड्स और लॉर्ड्स जो हैं अर्थ पे ही रहते हैं। इसी वजह से आपने शुरू से ही लॉर्ड लैनी और लॉर्ड बाउसेसरन को उस पैलेस में ही देखा होगा, क्योंकि वो पैलेस जो है उन्हीं का है। और गॉड्स के बाद और एंजल्स, फेरीज जो हैं, उनका पोजीशन सबसे नीचे है सभी के बाद।
इसी वजह से भविष्य में क्या होने वाला है इनको पता नहीं होता है। वैसे लॉर्ड बॉसेसरन ने सही कहा है, जब लाइफ लैंड कुरैन के सामने आएंगी तो लैंड कुरैन को झटका लगने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। और अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। बाय बाय।